नमस्कार बच्चों, आज हम यूनिट फर्स्ट करेंगे 10th क्लास की। और इसके अंदर बेटा 10th यूनिट के अंदर क्या है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रिक चार्ज। 10th क्लास फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक चार्ज। तो इसमें क्या है बेटा, चार्ज को हम Q से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Q से। अब होता क्या है चार्ज? ये होता है, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाय विच इट शो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चार्ज मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मैटर क्या शो करता हो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता हो, उसको क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। अब जैसे चार्ज के टाइप पढ़ेंगे इसके बाद हम, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो मेनली बट्टा चार्ज जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को बेटा प्लस से लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज को माइनस से लिखते हैं। 2 टाइप के चार्ज होते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी के ऊपर क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी ना, तो कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज कब होता है? जब एक्सेस होते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होंगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और वैसे बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है उसको ई से लिखते हैं। ये होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होगा 9.1 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 10⁻⁻19 और ये इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर है? तो ये चार्ज थे बेटा, चार्ज के टाइप थे। अब इसकी एसआई यूनिट मापते किसमें है चार्ज को? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज वो होती है बेटा कूलम। क्या होती है? कूलम। और सीजीएस यूनिट होती है बेटा इसकी, सीजीएस, उसको आप ESU से लिखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सीजीएस क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब हम बेटा कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है देखें। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिमिलर चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। एक जैसे चार्जेस क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। एंड डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। एक जैसे चार्ज का मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। इनके बीच में क्या होगी? रिपल्शन, यानी एक दूसरे को ये क्या करेंगे? पुश करेंगे। और डिसिमिलर मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी बेटा चार्ज की। क्या थी? सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट, डिसिमिलर चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। इसके बाद बेटा आगे इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पैकेट्स rather than
कंटिन्यू। चार्ज बेटा किस में होता है? पैकेट्स में होता है, और वो कंटिन्यू कभी भी नहीं होता। यानी मान लीजिए आपके पास एक बॉडी थी ए और ये बॉडी थी बी, यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा था, तो आपको पता है कि चार्ज किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इट मीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा था। जब एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो चार्ज कितना गया? 1 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज चला गया माइनस। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया मतलब इतना चार्ज गया। यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो चार्ज कितना जाएगा? 2 इंटू में -1.6 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इतना चार्ज गया। 3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू में -1.6 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे अगर बेटा n जाएँ, n इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 ऐसे n जाएँ तो हम लिख देंगे n इंटू में -1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब ये क्योंकि e से लिखते हैं हम, तो ये हो जाएगा -ne, और प्लस का भी हो सकता है। जिस बॉडी को छोड़ के इलेक्ट्रॉन जाएगा उस बॉडी पे क्या होगा? पॉजिटिव, और जहाँ जाएगा वहाँ क्या होगा? नेगेटिव। तो Q इजिकल टू क्या आ जाएगा? +-ne। ये इसकी बेटा सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी चार्ज की है, इट इज़ कंजर्व्ड इन नेचर। इट इज़ कंजर्व्ड इन नेचर। कंजर्व्ड इन नेचर का मतलब होता है बेटा, इट इज़, या ऐसे लिख सकते हैं हम, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can transfer from one body to another body। चार्ज बेटा हमारे यूनिवर्स में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है। हमारे यूनिवर्स में जो चार्ज है वो फिक्स है। चार्ज को हम ना तो बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खाली चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, और एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कौन सी क्वांटिटी होता है बेटा? स्केलर। स्केलर का मतलब इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसके पास नहीं होती। तो ये बेटा कौन सी प्रॉपर्टी थी? फोर्थ। ये हमने चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में जाना। क्लियर है ना? चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में हमने जाना कि क्या होता है चार्ज। अब इससे रिलेटेड आगे टॉपिक है बेटा, जो मटेरियल्स होते हैं ना, मटेरियल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है कंडक्टर, जिनमें करंट चलता है। दूसरा होता है इंसुलेटर, जिसमें करंट नहीं चलता। और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ये 3 तरह के मटेरियल पाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बेस के ऊपर। तो कंडक्टर जो होता है बेटा, ये क्या होता है? इट अलो टू पास इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से करंट चलने लग जाए उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। और मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। जिनमें करंट चलता है वो क्या होते हैं? कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं? ये होते हैं द मटीरियल्स डू नॉट अलो टू पास इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से करंट पास नहीं होता उन मटेरियल को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। और इंसुलेटर का एग्जांपल है बेटा रबर, ड्राई वुड, प्योर वाटर। ये सारे क्या होते हैं? इंसुलेटर। इनमें करंट नहीं चलता। और सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं बेटा, द मटेरियल act as insulator
लेटर एट 0 केल्विन टेम्परेचर, ऐसे मटेरियल जो 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, यानी 0 केल्विन के ऊपर उनके अंदर से करंट नहीं चलता, बट एज इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे कि बेटा टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, एज इंक्रीज इन टेम्परेचर इट बिकेम कंडक्टर, तो उनके अंदर से क्या हो जाएगा, करंट चलने लग जाएगा। तो ऐसे मटेरियल जो 0 केल्विन पे क्या होते हों, इंसुलेटर, जिनमें करंट नहीं चलता हो, लेकिन टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, कंडक्टर, यानी उसमें से करंट चलने लग जाता है। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे मटेरियल को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है बेटा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर माने जाते हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर हैं ये। क्लियर है? आशा करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। इसके बाद बेटा आगे वाला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे वाला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेटा किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, V से। होता क्या है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी V इज इक्वल टू W/Q। ये क्या होता है, पोटेंशियल। तो बेटा W की यूनिट आपको पता होगी क्या होती है, जूल। चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो इसकी क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। इस जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं बेटा, बोल्ट। क्या बोलते हैं इसको, बोल्ट बोलते हैं। समझ में आया ना। और एक बात और होती है, देखिए पोटेंशियल में, कि आपके पास मान लीजिए कि एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल्शन। अगर कोई चार्ज यहाँ पे रखा है पॉजिटिव, कहाँ पे रखा है, यहाँ पे, और ये इससे कितनी दूर है, इनफाइनाइट दूर। ये वाला चार्ज उस वाले चार्ज से कितनी दूर है, इनफाइनाइट। अगर हम क्या करें, इस चार्ज को हम यहाँ ले आएँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ ले आएँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट वाले चार्ज को रिपेल करेगा। वो चार्ज जब इसके नज़दीक आएगा तभी वो रिपेल करेगा, दूर होगा तो नहीं करेगा। तो मान लीजिए कि जब चार्ज को हम यहाँ पर लेके आए, उस वाले को यहाँ इसके नज़दीक लेके आए, तो यहाँ पर लाने के बाद इसने रिपल्शन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इस चार्ज की पावर इतनी नहीं है कि इसको क्या कर दे, रिपेल कर दे। लेकिन जैसे ही चार्ज को हम यहाँ पे लेके आते हैं तो ये चार्ज इसको क्या करना स्टार्ट कर देता है, रिपल्शन। अब रिपल्शन करने दे देता है इतने के ऊपर, इसको हम R इसका रेडियस मान के इसके बाहर क्या लगा देते हैं, सर्कल। अब इस सर्कल के बाहर कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो ये चार्ज उसको इफेक्ट नहीं करेगा। जब वो चार्ज इसके सर्कल में एंट्री करेगा तो ये उसको इफेक्ट करेगा। मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है और इस सर्कल के अंदर एंट्री करता है, तो ये उसको क्या कर देगा, रिपल्शन। अगर नेगेटिव हो तो ये उसको क्या कर देगा, अट्रैक्ट। तो ये जो फील्ड होता है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, किसी चार्ज को जो क्या हो, +1, कोई चार्ज +1 मतलब होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वो क्या है, यूनिट मतलब एक पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज को अगर इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लाते हैं, तो लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from infinity to a point in the electric field of a particular charge। एक पर्टिकुलर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हैं और जो कितना होता हो, यूनिट पॉजिटिव, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर है ना। तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे किसी दूसरे चार्ज के, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। उस वर्क डन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वो पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होगा। इसको याद रख लीजिए, फार्मूला है, क्लियर है ना। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है W/Q। ये हमने ड्राइव कर लिया, ड्राइव करने के बाद आगे बढ़ो, +2 के अंदर जाके इसको पढ़ोगे तो ये फार्मूला आपके पास निकल के सामने आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात आती है, देखिए इसकी यूनिट के बारे में। अब हमने पढ़ा कि इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। वोल्ट कह लीजिए, जूल पर कूलम कह लीजिए, बात एक ही है। तो क्या होगा, अगर मैं कह दूं पोटेंशियल 1 वोल्ट है, पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट, तो ये किसके बराबर होगा, 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम, ये होगा ना। तो इसमें क्या है, जब हम एक कूलम के चार्ज को इनफाइनाइट से दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं और हमें वर्क डन कितना करना पड़े, 1 जूल, तो उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम infinity to a point in the electric field of other charge। समझ में आया होगा, इज कॉल्ड 1 वोल्ट। उसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको, क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद में बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को किससे लिखते हैं बेटा, आई से। किससे लिखते हैं, आई से। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए particular direction, in a particular direction under applied इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें और चार्ज किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दे, तो उस रेट को क्या बोलेंगे, करंट। तो I किसके बराबर हो जाएगा बेटा, Q/T के, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T। अब Q हमने पढ़ा था, यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और इसका यूनिट क्या होता है, टाइम का, सेकंड। तो करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं उसको, एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो अब आती है बात, 1 एम्पियर क्या होगा, 1 एम्पियर होगा 1 कूलम बाय 1 सेकंड। जब किसी कंडक्टर में से 1 कूलम का चार्ज पास करे 1 सेकंड के लिए, तो वो कितना करंट बनाएगा, 1 एम्पियर। तो हम कैसे लिख सकते हैं, when 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू a conductor in
1 सेकेंड फॉर्म 1 एम्पियर करंट। वो क्या बनाएंगे? 1 एम्पियर करंट उसको समझ में आई होगी बात? क्लियर है ना? तो ये था बेटा करंट के बारे में। किसके बारे में था? करंट के बारे में। अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, कुछ सिंबल्स हैं जो इलेक्ट्रिक फिजिक्स में यूज होते हैं, उनके कुछ सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स हैं। तो सबसे पहले सिंबल्स यूज इन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ सिंबल यूज होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो पहला देखिए बेटा, पहला सिंबल है ये, यहाँ पे R लिखा होता है, इसको बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस। ये सिंबल किसका है? रेजिस्टेंस का। आगे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। कुछ में ऐसे लिखा होता है बेटा, ये बीच में एरो लगा होता है, इसका मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक ऐसा होता है बेटा सिंबल, ये पैरेलल प्लेट्स है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटर। एक ऐसा लिखा होगा बीच में एरो, ये होगा वेरिएबल कैपेसिटर। क्या होगा? वेरिएबल कैपेसिटर। एक बेटा ऐसा लिखा होगा, ऐसे लिख के पॉजिटिव नेगेटिव, इसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं इसको? एमीटर। एक ऐसे लिखा होगा G लिख के पॉजिटिव नेगेटिव, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? गैल्वेनोमीटर। एक बेटा ऐसा लिखा होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको बोलते हैं सेल या फिर बैटरी। सेल या फिर बैटरी इसको बोलते हैं। एक बेटा ऐसा लिखा होगा इस तरह से, ये मतलब है वायर क्रॉस विद टच। अब वायर क्रॉस कर रहे हैं, साथ में वो क्या कर रहे हैं? टच। एक ऐसा लिखा होगा, ऐसा, ये भी किसका है? वायर विदाउट क्रॉस। विदाउट क्रॉस वायर है ये, जो आपस में क्रॉस नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा लिखा मिलेगा आपको, ऐसा, इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक बल्ब। ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होगा। और एक ऐसा लिखा मिलेगा बेटा, ऐसा, ये होगा ओपन अ स्विच। स्विच भी बोल देते हैं बेटा इसको, और की भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? की। और एक जगह ऐसा लिखा मिलेगा, इसका मतलब क्लोज स्विच, या इसको बोल देते हैं क्लोज अ की। क्लियर है? तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने बेटा, ठीक है? तो ये सिंबल्स आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ये सिंबल्स जब आएंगे तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाले सिंबल्स थे। क्या थे? सिंबल्स। अब इसके बाद में बेटा हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है? तो पहला न्यूमेरिकल लिखिए आप, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब drawn a current, draw a current of 0.4 ampere, of 0.4 ampere. Find out the amount of charge, find out amount of charge। आपको क्या निकालना बेटा? चार्ज निकालना है। इफ बल्ब ग्लो फॉर 2 hours, इफ बल्ब ग्लो फॉर 2 hours, अगर 2 घंटे के लिए बल्ब जलता है तो आप क्या निकालिए? आप निकालिए चार्ज निकालिए। एंड ऑल्सो फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप इलेक्ट्रॉन्स भी बताइए कितने होंगे। तो इसके लिए बेटा जो दिया होता है वो लिखिए पहले। पहले आपको क्या दे रखा है? करंट। सोल्यूशन कैसे करना है? सोल्यूशन
पहले आपको दे रखा है करंट कितना 1 एम्पियर, ठीक है। फिर आपको दे रखा है टाइम कितना दे रखा है 2 आवर्स। अब 2 आवर्स के अंदर कितने मिनट्स होते हैं 60, कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो ये सेकंड में आ गया, सेकंड में आ गया ना, किस में आ गया सेकंड में। अब हमें क्या निकालना है Q। अब Q पता है आपको किसके बराबर होता है इसके, तो I कितना है 0.4, ये कितना है 2 इंटू में 60 इंटू में 60, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। अब क्या है आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Q इक्वल टू क्या होता है NE के बराबर, N आपको निकालना है तो Q बाय E हो जाएगा प्लस माइनस, Q आप यहाँ से निकाल लोगे, E आपको पता है E का वैल्यू कितना होता है -1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेना बेटा, और जो आएगा वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा। क्लियर है ना। तो ये बेटा क्या था इलेक्ट्रिक करंट था ये। क्लियर। अब इसके बाद में है आगे बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है। इसके बाद में क्या है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बेटा किससे लिखते हैं R से, किससे लिखते हैं R। और पीछे हम पढ़ के आए हैं रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये इसका सिंबल होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। रेजिस्टेंस क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय विच it oppose the flow of current, the flow of current through it। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो कंडक्टर के अंदर से जाने वाले करंट का क्या करता है, विरोध करता है, उसका अपोज करता है, उसको जाने से रोकता है, उसको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस। क्लियर है ना। आई बात समझ में नहीं आई, क्लियर है। रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं और इसका सिंबल क्या है R। और रेजिस्टेंस जो होता है ना बेटा, रेजिस्टेंस उसकी SI यूनिट वो क्या होती है एम्पियर, उसकी कूलम ओहम क्या होती है ओहम, और ओहम का सिंबल क्या है ये। समझ में आया ना ये बात। तो ये हमारा रेजिस्टेंस था। अब हम रेजिस्टेंस कैसे किस पे डिपेंड करते हैं वो निकालेंगे, तो वो हमें पता चलेगा ओम्स के लॉ से। किससे पता चलेगा, ओम्स लॉ। एक बेटा साइंटिस्ट है उसका नाम क्या है ओम्स, उसने एक लॉ दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओम्स क्या बोलता है देखिए हिंदी में, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर के यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सेल लगा दिया, एक क्या लगा दिया, सेल। ये सेल का पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे इसमें करंट चलता है। क्लियर। करंट कितना चलता है I। हमने बैटरी लगा दी, इसका मतलब क्या लगा दिया, पोटेंशियल लगा दिया। पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, जब पोटेंशियल लगाते हैं तो ही करंट चलता है। अगर यहाँ पे एक सेल है तो यहाँ पोटेंशियल थोड़ा सा कम है तो करंट भी कम है, 2 सेल लगा देंगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, करंट भी बढ़ जाएगा। तो ओम्स बोलता है, ओम्स क्या बोलता है, द करंट फ्लो थ्रू, द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज directly proportional to applied potential, ये बोलता है बेटा ओम्स का। यानी करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल के, V के। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना तो R लग जाता है कांस्टेंट, और इस R को क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट के फ्लो का अपोज करेगा। अब क्या है, अगर हम ग्राफ निकालें किसके बीच, पोटेंशियल के, करंट के बीच और पोटेंशियल के बीच, तो जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे ही क्या बढ़ेगा, करंट। तो
इस तरह का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसको बोलते हैं। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से r को देख लीजिए, r किसके बराबर हो जाएगा? v/i के। v का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, और i का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो इसका क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं? ओहम। और इसका सिंबल क्या होता है बेटा? ये इसका सिंबल होता है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया था पीछे, ये करंट के फ्लो को रोकता है। फार्मूला इसके हमारे पास आ गया v/i अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर विच रेजिस्टेंस डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला इसमें क्या है? रेजिस्टेंस किसका होगा? कंडक्टर का। तो पहले तो आप कंडक्टर बनाइए, एक कंडक्टर बना लिया। इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L, एरिया कितना है इसका? A। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया ना किसी साइंटिस्ट ने, तो उसने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर की, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, तो करंट क्या होगा उसमें? उतना ही कम। और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज with increase in length of conductor। रेजिस्टेंस बढ़ेगा जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी। और दूसरा, रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज एरिया। एरिया बढ़ाएंगे तो उल्टा होगा ये, क्लियर। तो इसमें कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें घटा दें तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए आपके पास क्या है, एक ऐसे न्यूमेरिकल आएगा क्वेश्चंस, उसको मैं यहाँ पे सोल्व करवा देता हूँ। देखिए ऐसे आएगा, इफ़ लेंथ ऑफ a conductor increased by 2 and area reduced to half। एरिया को क्या कर दिया? आधा। लेंथ को क्या कर दिया? डबल। व्हाट इज न्यू रेजिस्टेंस? तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आप ये बताइए। व्हाट इज न्यू रेजिस्टेंस? नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इसमें देखिए क्या है, फिर इसमें क्या है, अब हमें पता है, मान लीजिए एक कंडक्टर था, इसकी लेंथ L थी, एरिया कितना था? A। तो इसका रेजिस्टेंस R1, पहला रेजिस्टेंस कितना था? L/A था, ठीक। अब ये क्या बोलता है कि हमने इसका लेंथ क्या कर दिया? डबल। तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, R2 लिख देंगे, लेंथ डबल कर दिया 2L, एरिया क्या कर दिया? आधा, A/2, ऊपर चला जाएगा 4L/A, 4L/A। तो R2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया? 4L/A के। L/A किसके बराबर है? R के। तो R2 किसके बराबर आ जाएगा? 4L/A। 4 तो नया है, L/A क्या है? R1। तो ये हो जाएगा 4R1। तो क्या होगा, अगर आप लेंथ को डबल कर देंगे, एरिया को हाफ कर देंगे, तो नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस से 4 गुना आएगा। क्या आएगा? 4 टाइम्स। क्लियर? इसको एक बार देखिएगा, समझ में आएगा ये, ठीक है ना बेटा। इसके बाद देखिए हमने ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस पढ़ा, इसके बाद रेजिस्टिविटी।
अब रजिस्टिविटी को बेटा ऐसे रो से लिखते हैं, इसे लिखते हैं रो से। होता क्या है देखिए, अब हमें पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट लग जाता है रो। इस रो को क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी? RA/L के बराबर हो जाएगी। तो R की यूनिट क्या होती है? ओहम। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है? मीटर। ए कैंसिल आ जाएगा, ओहम मीटर क्या हो जाएगी? रजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। ओहम मीटर क्या हो जाएगी? रजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। अब बात आती है कि ये जो रजिस्टिविटी है ना, इट इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। यानी मटेरियल कैसा है? मटेरियल का मतलब हमारे पास मान लीजिए ये आयरन का एक वायर है, इतना लेंथ है उसका, ठीक है ना। तो इतने वाले ये आयरन का है, इसका रेजिस्टेंस 2, रजिस्टिविटी 2 है। ये आयरन का वायर है, इसकी रजिस्टिविटी 2 है। इसकी लेंथ देखिए छोटी है। अगर एक आयरन का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ इतनी हो, एक आयरन का जिसकी लेंथ इतनी हो, दोनों की रजिस्टिविटी क्या होगी? सेम। यानी रजिस्टिविटी ना तो डिपेंड करती है लेंथ पे और ना ही डिपेंड करती है एरिया पे। रजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर क्या होता, ये होता कॉपर का और ये होता आयरन का, तो इन दोनों की रजिस्टिविटी अलग अलग होती। क्लियर? अब ये दोनों हमने बोला कि आयरन के हैं, तो आयरन की चाहे वो लेंथ छोटी हो चाहे लेंथ बड़ी हो, आयरन की रजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। ये किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। डिपेंड किस पे नहीं करती? डू नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर के डायमेंशंस के ऊपर, डायमेंशन का मतलब होता है एरिया, उसकी लेंथ, उसकी शेप कैसी है, उस पे ये डिपेंड नहीं करता। क्लियर है ना? तो ये हमारे पास क्या है बेटा? रजिस्टिविटी। अगर रजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखना चाहें हम, तो आप क्या करिए, रजिस्टिविटी किसके बराबर होती है? देखिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? तो हमें पता है R इज इक्वल टू रो L/A, तो रो इज इक्वल टू RA/L। आप मान लीजिए एरिया इज इक्वल टू 1, लेंथ इज इक्वल टू 1, देन रो इज इक्वल टू R। तो क्या होगा? एक ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया यूनिट होता हो, लेंथ यूनिट होता हो, उस टाइम रजिस्टिविटी किसके बराबर होगा? उसके रेजिस्टेंस के बराबर। तो हम लिख सकते हैं रजिस्टिविटी न्यूमेरिकली इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए conductor having unit length and unit area of cross section। बात समझ में आई होगी? तो ये इसकी क्या हो जाएगी? रजिस्टिविटी। क्लियर? किसकी? कंडक्टर की। यूनिट क्या होती है? ओहम मीटर। क्लियर? अब इसके बाद है बेटा देखिए कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद क्या है? कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को जोड़ना। कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस को जोड़ते कैसे हैं? तो मान लीजिए देखिए दो टाइप का कम्बिनेशन है। पहला कम्बिनेशन है सीरीज़ कम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज़ कम्बिनेशन को पहले देखेंगे। इसके लिए मान लीजिए आपका एक वायर है और उसका रेजिस्टेंस है R1। अब ये दो एंड है रेजिस्टेंस के, क्या है? एंड।
अब इस रेजिस्टेंस का एंड अगर दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से जुड़ा हो, ये दूसरा रेजिस्टेंस, इसका एंड तीसरे रेजिस्टेंस के एंड से जुड़ा हो, यानी पहले रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस से, दूसरे का तीसरे के साथ, यानी तीसरे का पहले के साथ ना जुड़ा हो, ऐसी कम्बिनेशन जो आती है उसको क्या बोलते हैं? सीरीज कम्बिनेशन। तीसरे का पहले के साथ ना जुड़ा हो, तीसरे का दूसरे से जुड़ा, दूसरे का पहले से जुड़ा, ये जो कम्बिनेशन होता है इसको सीरीज बोलते हैं। अब ये सीरीज के अंदर हमने लगा रखे थे और यहाँ से हमने क्या लगा दिया? एक वोल्टेज लगा दिया V, क्योंकि सीरीज में जुड़े हैं तो इसको VS मान लीजिए। ये VS क्या है? ये टोटल अप्लाइड वोल्टेज है, ये टोटल अप्लाइड वोल्टेज इन सीरीज रेजिस्टेंस, जो सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस है ना उसकी। क्लियर? अब क्या हुआ? ये बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव, यहाँ से करंट गया कितना? I। अब देखिए जो करंट इस R1 में से जाएगा वही R2 में से जाएगा, वही R3 में से जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी इनके अंदर जब सीरीज में जोड़ा है तो करंट क्या जा रहा है? करंट इनके अंदर सेम फ्लो कर रहा है। करंट क्या हो रहा है? सेम। लेकिन जब करंट यहाँ पे जाएगा तो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था V = IR। यहाँ का रेजिस्टेंस अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? अलग, वो होगा V1। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? अलग, वो होगा V2। इसके क्या होगा? V3। तो हमने कितना लगाया था? VS लगाया था। किस में टूट गया? V1 + V2 + V3 में टूट गया। तो पोटेंशियल अलग अलग हो गए। इसका मतलब सीरीज कनेक्शन के अंदर जो पोटेंशियल होगा, इस पोटेंशियल को वोल्टेज भी बोल देते हैं, ये अलग अलग होगा। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR ये होता है। तो V1 किसके बराबर हो जाएगा? I इंटू में R कितना है? R1। V2 कितना हो जाएगा? I इंटू में R2। V3 कितना हो जाएगा? I इंटू में R3। और VS कितना हो जाएगा? I इंटू में RS। RS क्या है? ये टोटल रेजिस्टेंस है। तो वहाँ पे पुट कर दीजिए VS की जगह I इंटू में RS, I इंटू में R1, I इंटू में R2, I इंटू में R3। I को कॉमन निकाल लीजिए, IS = I कॉमन आ गया, R1 + R2 + R3। I से I कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो गया? R1 + R2 + R3 ये हो गया। क्लियर? यानी अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस होता 10 ओहम का, यहाँ पे भी होता 10 ओहम का, यहाँ पे भी होता 10 ओहम का, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस क्या होते हैं? 10 ओहम के। तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो पहला है 10, दूसरा है 10, तीसरा है 10, तो कितना हो जाता? 30 ओहम। क्लियर? कितना हो जाता? 30 ओहम। ये सीरीज कनेक्शन के अंदर हमारा क्या आ गया बेटा? ये सीरीज कनेक्शन में हमारा रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर है ना? इसके बाद है पैरेलल कनेक्शन। इसके बाद क्या है? पैरेलल कनेक्शन। आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज हमने पढ़ लिया। इसके बाद क्या है? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन या कॉम्बिनेशन इसको बोल देते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? एक रेजिस्टेंस आपके पास ये है R1, एक रेजिस्टेंस आपके पास ये है R2, एक रेजिस्टेंस आपके पास ये है R3। ये तीनों रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, या इनको ऐसे मान लो, रुकिए, ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है? अब देखिए तीनों, पहले रेजिस्टेंस का एंड ये, दूसरे का एंड ये, तीसरे का एंड ये, सारे रेजिस्टेंस का एंड जब एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? पैरेलल। अब इस रेजिस्टेंस का एंड इधर, इसका एंड इधर, इसका एंड इधर, एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे? बैटरी, मतलब पोटेंशियल लगा दिया यहाँ पे, यहाँ से क्या जाएगा? करंट,
क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है। करंट कितना गया IP, यहाँ तक तो IP था, फिर यहाँ आके IP I1 में, इधर I2 में, इधर I3 में टूट गया। तो इसका मतलब करंट क्या था इनमें, करंट इनमें था डिफरेंट, करंट इनमें क्या था डिफरेंट। तो टोटल करंट क्या होगा, IS इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। क्लियर। लेकिन V क्या होगा, पोटेंशियल इसमें सेम होगा, पोटेंशियल क्या होगा इसमें सेम। तो पोटेंशियल कितना है V, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। I किसके बराबर हो जाएगा, V बाय R। और जब V बाय R हो जाएगा तो आपका I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2, I3 इज इक्वल टू V बाय R3। ठीक है, और IP इज इक्वल टू V बाय RP, ये हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पुट कर दीजिए, पहला क्या है V बाय RP, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3, ये हो गया। V को कॉमन ले लीजिए, 1 बाय V बाय RP, V कॉमन आ गया, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3, V से V काट दिया, तो 1 बाय RP, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3, ये रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर। अब क्या होता, अगर ये 3 ओहम